मूल अधिकार पार्ट 2। इसमें हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। पॉइंट 1, इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। अब सभी व्यक्तियों में, चाहे वो नागरिक हों, विदेशी लोग हों या कानूनी कोई व्यक्ति हो, जैसे परिषद या कंपनी हो जो कानून के अंतर्गत आती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये असीमित नहीं है, इनकी एक सीमा है। ठीक है। अगर आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वाद योग होते हैं। ठीक है। वाद में होता है मुकदमा, तो ये मुकदमा योग्य होते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, आप मुकदमा कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य चाहे तो आपके मूल अधिकारों पे युक्ति युक्त जहां तहां संभव है वहां प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि ये कारण जो प्रतिबंध लगाने का है उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। पॉइंट नंबर 3, वे सभी सरकार की एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। एक पक्षीय निर्णय का मतलब, अगर सरकार ही कोई फैसला ले तो वो एक पक्ष हो गई, अगर जनता को भी शामिल करे तो जनता दूसरा पक्ष है। जब दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं तो दोनों पक्षों का समर्थन माना जाता है। अगर सरकार ही केवल निर्णय ले ले तो एक पक्ष होगा और उसी एक पक्ष के विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त है। हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है, जैसे अनुच्छेद 23 और 24 देखिए आप। अनुच्छेद 23 में मानव शोषण पर रोक की बात है, 24 में बाल श्रम निषेध की बात की गई है। अगर हम अगला पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर 4, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं जो रोक लगाते हैं, उन्हें हम नकारात्मक विशेषता वाले मूल अधिकार कहते हैं। जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित अधिकार, जो राज्य की जो प्राधिकार है उन्हें सीमित करते हैं। जबकि कुछ नकारात्मक होते हैं और कुछ सकारात्मक होते हैं। जो सकारात्मक होते हैं वो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं के प्रावधान की बात करते हैं। ठीक। पॉइंट नंबर 5, ये न्याय उचित है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। कब? जब इनका उल्लंघन होता है तब व्यक्ति अदालत जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। ठीक। पॉइंट नंबर 7, ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, साधारण विधेयक द्वारा नहीं। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक। पॉइंट नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि सक्रियता के दौरान अगर राष्ट्रीय आपातकाल सक्रिय होता है तो इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इन्हें निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारों को, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो गारंटी शुदा अधिकार हैं उन्हें छोड़ करके अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब युद्ध
या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब ऐसा होता है। लेकिन अगर आंतरिक आपातकाल हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तब उसके आधार पर इन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, अनुच्छेद 31 का संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा। अगर सरकार संपत्ति को लेना चाहती है किन्हीं व्यक्तियों से तो कुछ कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनों को भी अगर चुनौती जीत दी जाती है तो उन कानूनों की रक्षा भी की जाती है, और उन कानूनों की रक्षा करने के लिए उन्हें अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता है, जिससे उनको किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती उन कानूनों को जो लोगों की संपत्ति ले रहा है। ठीक है, ये बात कही गई है इसमें। अनुच्छेद 31 खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण नवी सूची में शामिल किया गया है। अर्थात अगर कुछ विधियां या अधिनियम नवी सूची में शामिल हो गए तो इसका मतलब है कि वे विधि द्वारा मान लिए गए हैं, अर्थात उनमें कोई बहस और किसी प्रकार की कानून या तर्क वितर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 31 गा कुछ निदेशक तत्वों को, जो निदेशक तत्व हैं, ठीक है, को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। व्यावृत्ति का मतलब यहाँ पे है रोक लगाने से, कि जो कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव डालती हैं ऐसी विधियां, तो उनको रोक लगाया जा सकता है उन पर। ठीक है, ये अनुच्छेद 31 गा में कहा गया है। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 क्लियर रहा। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं की क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अगर ऐसी क्रियाएं होती हैं तो संसद उन पर रोक लगा सकती है। यह अनुच्छेद 33 हमें बताता है। पॉइंट नंबर 11, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जहां पे सैन्य शासन हो। ठीक है, वहां पर भी मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। ठीक है, आप वहां पे अधिकारों की बात नहीं कर सकते। जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, कौन असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है? ये फौजी कानून या सैन्य शासन, जो कि अनुच्छेद 34 में हमें बताया जाता है इसके बारे में। यह राष्ट्रीय आपातकाल से लेकिन भिन्न होता है। क्या भिन्न होता है? सैन्य शासन। ठीक। पॉइंट नंबर 12, इसमें ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं। जो अधिकार हैं स्वयं प्रवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। यह अनुच्छेद 35 में कहा गया। संसद क्यों बनाती है? ताकि पूरे देश में एक रूपता रहे। अगर विधान मंडल बनाएगी तो किसी राज्य विशेष में बनाएगी, जबकि संसद पूरे देश के लिए बनाती है। ठीक है, तो ये रही कुछ आपकी विशेषताएं जो इस एम लक्ष्मीकांत बुक में मेंशन की गई थी।